तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रेसिड्यू के बारे में कि रेसिड्यू एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है। सो बच्चों, आप लोग लॉरेंट इक्वेशन पढ़े हैं? आपने लॉरेंट इक्वेशन पढ़े हैं? पिछले पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पर लॉरेंट इक्वेशन को पढ़ाया था। ये लॉरेंट थ्योरम था जिसमें ये वाला टर्म जो है लॉरेंट इक्वेशन था। ठीक है। तो इसी से हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे रेसिड्यू के बारे में कि ये रेसिड्यू एक्चुअल में क्या होता है। तो रेसिड्यू क्या होता है कि इन लॉरेंट एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन एफ जेड, एफ जेड का जब एक्सपेंशन अगर हम करें लॉरेंट थ्योरम की तरफ में, ठीक है ना, तब जो कोफिशिएंट हो, कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस जेड जीरो का पावर -1, जैसे जेड माइनस जेड जीरो का पावर -n है यहाँ पर, तो हम -n नहीं -1 की बात करेंगे। जेड माइनस जेड जीरो का पावर अगर -1 रहता तब इसका जो कोफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, bn है, जैसे कि इसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर प्यारे बच्चों, bn है। ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ b1, ठीक है ना, अबाउट एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी z इक्वल टू जेड जीरो, मतलब कहाँ पर, तो जब z इक्वल टू जेड जीरो पर ये डिफाइंड हो, लॉरेंट कहाँ डिफाइंड हो, z इक्वल टू जेड जीरो पर डिफाइंड हो। ठीक है ना। तब जाकर के रेसिड्यू जो होता है, रेसिड्यू जो होता है वो क्या होता है, कुछ और नहीं बल्कि कोफिशिएंट होता है b1 का। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। लॉरेंट का एक्सपेंशन हमारे पास ये होता है, लॉरेंट का एक्सपेंशन हमारे पास ये होता है एफ जेड इक्वल टू एन वेरीजेज फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ए एन इंटू जेड माइनस जेड जीरो का पावर n, प्लस देंगे हम लोग यहाँ पर, और ये वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, तो n इक्वल टू 1 से वेरी करेगा इन्फिनिटी तक, बी एन इंटू जेड माइनस जेड जीरो का पावर -n। आप कहोगे सर ये थ्योरम तो नहीं था, ये एक्सपेंशन तो नहीं था, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, यही एक्सपेंशन ही था, बस आपको दिख रहा है थोड़ा अलग। आप हमको यहाँ पर दिखाते हैं एक्सपेंशन को। यहाँ a माना हुआ था बाबू, z माइनस ए लिया हुआ था, अगर हम z माइनस जेड जीरो कर दें तो यही एक्सपेंशन बनेगा हमारे पास, z माइनस जेड जीरो अगर कर दें तो यही एक्सपेंशन बनेगा हमारे पास, समझे। बाकी और कोई एक्सपेंशन यहाँ पर नहीं बनने वाला है, समझ गए ना। तो ये बात समझ गए। तो यही हम बोल रहे हैं कि लॉरेंट का मतलब क्या होता है, लॉरेंट एक मैक्सिमल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बाबू, जिसमें क्या कहा जाता है कि जो हमारे पास लॉरेंट इक्वेशन है, ठीक है ना, रेसिड्यू क्या होता है, तो रेसिड्यू एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जहाँ पर लॉरेंट इक्वेशन में, यहाँ पर देखिए हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए लॉरेंट इक्वेशन में हम बोले हुए थे ना, लॉरेंट इक्वेशन में क्या होता है, अगर हम क्या करें, रेसिड्यू को निकालना चाहते हैं तो रेसिड्यू इक्वल टू यहाँ पर देखिए आया था -i इंटू ए का पावर 3/6। और ये कब होता है, तो हम बोले थे कि ये उसी समय होगा जब इसका पावर कितना हो, इसका पावर कितना हो, जेड माइनस जेड जीरो का पावर कितना हो, -1 हो, जेड माइनस जेड जीरो का पावर कितना हो, -1 हो। ये आपको अगर अभी समझ में नहीं आएगा तो आप ऐसा समझिए कि हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में वो ये है, डिफाइन रेसिड्यू एंड स्टेट एंड प्रूव द रेसिड्यू थ्योरम। आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन रेसिड्यू, रेसिड्यू को डिफाइन कीजिए और स्टेट एंड प्रूफ द रेसिड्यू थ्योरम, कोची रेसिड्यू थ्योरम। तो रेसिड्यू क्या होता है, जेड इक्वल टू जीरो पर बात करने के लिए क्वेश्चन मिला हमको कि इसका रेसिड्यू आप निकाल के बताइए कहाँ पर, तो जेड इक्वल टू जीरो पर। तो रेसिड्यू क्या होता है, इसको हमने एफ जेड मान लिया, एफ जेड मान लिया हमने, इसको एफ जेड मान लिए, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या मान लिए, एफ जेड, ठीक है। और एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा जेड का पावर -1 जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही, तो जेड का पावर -4 इंटू ई टू दावर आई ए जेड, ठीक है ना, ई टू दावर आई ए जेड। अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वल टू दे करके, तो आप देखिए पावर यहाँ पर -4 था, हम लोग क्या करेंगे, पावर नीचे ले जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, +4 हो गया। अब ई टू दावर कुछ भी हो अगर हमारे पास, देखिए जैसे ई टू दावर x है तो उसका एक्सपेंशन इस तरह से होता है,
कि e टू द पावर x का वैल्यू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस सोन इस तरीके से 4 बाय फैक्टोरियल 4 इस तरीके से। तो यहाँ e टू द पावर आई ए जेड है, e टू द पावर क्या आई ए जेड है, तो हम इसको एक्सपेंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस आई ए जेड प्लस आई ए जेड का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस आई ए जेड का पावर 3 बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन इस तरीके से आते रहेगा। देख लीजिए यहाँ पर हमने वही लिखा है। फैक्टोरियल को डिनोट किया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क से भी, मतलब एक लाइन खींच के नीचे में पॉइंट दे सकते हैं, वो भी फैक्टोरियल ही कहलाता है। ठीक है, दो तरीके से फैक्टोरियल को डिनोट किया जाता है, समझ गए? ये कोई दिक्कत है किन्हीं को? बोलिए बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है किन्हीं को? इज एनी वन ऑफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? ये एक्सपेंशन तक समझ में आ गया सबको? बोलोगे जी, बोलोगे जल्दी से, आप लोग रिप्लाई करेंगे फास्ट। हमने कुछ नहीं ये सर किया। समझ गए। हाँ, जो था हमारे पास बस उसके ऊपर वाला पार्ट e टू द पावर x के फॉर्मूला में पुट करके हमने क्या किया, उसको एक्सपेंशन किया, एक्सपेंड किए, ठीक है ना। फॉर्मूला जो था e टू द पावर x का वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4। समझ गए? तो यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब ये जो है हमारे पास एफ जेड का ही वैल्यू निकल रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, और जो यहाँ स्क्वायर है वो सबको दे रहे हैं। ये जो होल स्क्वायर यहाँ पर है, ये स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अगर आई ए इंटू जेड का पावर 2 है, स्क्वायर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो वही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 2। अच्छा, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? तो उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, 2 उससे 1 कम, 1 उससे 1 कम, कुछ भी नहीं, तो यहीं पर रखते हैं। 2 इंटू 1 2 होता है फैक्टोरियल 2 का वैल्यू। अगर हमको फैक्टोरियल 3 का वैल्यू निकालना प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे? 3 इंटू उससे 1 कम, 2 उससे 1 कम, 1 तक पहुंचेंगे, जो आएगा वही होगा फैक्टोरियल 3 का वैल्यू। उसी तरह फैक्टोरियल 4 का भी वैल्यू निकालेंगे बच्चों हम लोग, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे, 4 तिया 12 दूनी 24 आ जाएगा हमारे पास। ये आपने 11th क्लास में मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो 1 प्लस आई ए जेड प्लस आई ए जेड का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, इस सबको एक्सपेंड किए, हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जेड का पावर 4 जो वो सबके लिए है प्यारे बच्चों, तो हम हर एक को डिवाइड कर दे रहे हैं अलग अलग से। जेड का पावर 4, जेड का पावर 4 विल बी डिवाइडेड इनटू ईच पार्ट। हर एक टर्म में जेड का पावर 4 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हर एक टर्म में जेड का पावर 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए जेड का पावर 4 यहाँ भी चला गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, इसमें भी, और हर एक पार्ट में जेड का पावर 4 आ गया। बोलिए, समझ में आया सबको? यस सर। अब हम क्या बोले हुए हैं, इसको एक बार और एक्सपेंड कर लेते हैं कि यहाँ 1/जेड का पावर 4 रहने दीजिए। जेड का पावर देखो, एक ऊपर में भी जेड है, एक नीचे में भी जेड है ना। यहाँ क्या है, इस टर्म को अगर देखोगे तो देखोगे इधर क्या, आई ए जेड बाई नीचे में जेड का पावर 4, ये कट जाएगा बच्चों, नीचे बचेगा जेड का पावर 3। और जब हम जेड का पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे, जेड का पावर हो जाएगा यहाँ पर -3। देखिए जेड का पावर -3 हो गया। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए जेड का पावर हो जाएगा -2, जेड का पावर -1 एंड सो ऑन, इस तरीके से बढ़ते रहेगा। हमने क्या कहा प्यारे बच्चों, हमने कहा था कि जब जेड का पावर यहाँ पर -1 में रहे, हमने यही ने कहा था जेड माइनस जेड जीरो का पावर कितना रहे, -1 में रहे, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा रेसिड्यू कहलाएगा। तो जेड का पावर -3 यहाँ पर है, जेड का पावर -2 है यहाँ पर, लेकिन जेड का पावर -1 यहाँ पर है। हम बोले हुए थे जेड का पावर -1 जो रहेगा वही हमारा रेसिड्यू कहलाएगा। जेड का पावर -1 जो रहेगा वही हमारा रेसिड्यू कहलाएगा। तो जेड का पावर -1 है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है ना। और इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब ये जिस चीज से मल्टीप्लाई किया हुआ है वही हमारा रेसिड्यू कहलाया। यहाँ पर आप देख लो, यही हमारा रेसिड्यू हो गया है।
समझ गए? तो रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जो हमारे पास फंक्शन रहता है जेड, जो हमारे पास फंक्शन रहता है जेड, ठीक है ना, उस जेड को हम लोग क्या करते हैं, उस जेड को हम लोग देखते हैं कि उसका पावर -1 जब रहेगा तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा। बस वही हमारा क्या होता है बच्चों, आंसर होता है। बोलिए बच्चों, कितने लोग को समझ में आ गया ये बात? इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिड्यू पर चलेंगे। बोलिए। सर रेसिड्यू निकालते क्यों हैं? हाँ, रेसिड्यू निकालते क्यों? देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि कोची साहब एक रेसिड्यू का फॉर्मूला दिए हुए थे, ठीक है ना, तो उसके अनुसार से रेसिड्यू जो होता है वो क्या कहलाता है। देखिए रेसिड्यू यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताए हो आप कि रेसिड्यू एक्चुअल में निकालते क्यों, और रेसिड्यू जो है वो उसका पावर -1 वाला को ही रेसिड्यू क्यों कहते हैं। तो रेसिड्यू को हिंदी में कहते हैं अवशेष, ठीक है ना, जो आप लोग अवशेष समझते हो हिंदी में। यस सर। अवशेष मतलब जो लास्ट लास्ट में बच जाता है ना। तो जब लास्ट लास्ट में कोई भी चीज बच जाता है, जैसे हम लोग बहुत कुछ काम किए, ठीक है ना, लेकिन लास्ट में जो कुछ बच जाता है, जैसे मृत जो मरा मरा हुआ कोई जानवर है, उसका कहीं पर फेंका हुआ बॉडी, लेकिन उसका क्या हुआ कि पूरा कंपोस्ट बनने के बाद भी कुछ न कुछ बच गया, तो उस सिचुएशन पर हम लोग क्या कहते हैं, इसका यूज करते हैं अवशेष का, रेसिड्यू का, ठीक है ना। तो रेसिड्यू जो है वो अवशेष को बताता है, ठीक है ना। और कॉची नाम का वैज्ञानिक जो था, ठीक है ना, कॉची नाम का वैज्ञानिक जो था, उन्होंने बताया कि रेसिड्यू जो है हमारे पास, रेसिड्यू जो है वो किसी भी तरीके से, कॉची जो हमारे पास ये फॉर्मूला था, हमारे पास यहाँ पर एक और फॉर्मूला भी डिराइव किए थे थोड़ा देर पहले, यहाँ पर मिल जाएगा आपको। हाँ, लॉरेंट एक्सपेंशन का रेसिड्यू क्या होगा, रेसिड्यू क्या होगा, लॉरेंट का जो इक्वेशन है हमारे पास, लॉरेंट इक्वेशन, उसका रेसिड्यू एक्चुअल में क्या होगा, मतलब उसका अवशेष क्या बचेगा। अगर उसको हम पूरा ना देखें तो एक्चुअल में जो उस बात है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना, उसी को कहते हैं रेसिड्यू, ठीक है ना। कॉची जो हमारे पास ये लॉरेंट इक्वेशन जो हमने पढ़ाया था पिछली बार, एक टेलर सीरीज, एक लॉरेंट एक्सपेंशन, तो लॉरेंट एक्सपेंशन में जो ये वाला टर्म है, इस वाले टर्म में अगर n का वैल्यू -1 में हो जाए, n का वैल्यू 1 आ जाए, तो इसका पावर बन जाएगा -1, और उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, रेसिड्यू कहेंगे, ठीक है। तो कॉची रेसिड्यू क्या होता है समझ गए आप लोग? कॉची रेसिड्यू क्या होता है समझ गए? यस सर। हाँ, देखिए रेसिड्यू का मतलब होता है अवशेष, और किसी भी इक्वेशन का हम लास्ट छोर निकालना चाहते हैं अगर, तो उसमें यूज करते हैं। अब देखिए रेसिड्यू, देखिए यहाँ पर हमारे पास रेसिड्यू का कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे अगर f(x) जो एनालिटिक है z0 पर, तब जाकर के रेसिड्यू जो होगा, रेसिड्यू अगर उसी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं जिस पॉइंट पे एनालिटिक है, तो रेसिड्यू हमको 0 मिलेगा। रेसिड्यू हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर से बोल रहे हैं कि अगर f(x) एक एनालिटिक फंक्शन है, f(x) एक, बोलो बच्चों, कौन सा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। हाँ, अगर f(x) एक एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि जिस पॉइंट पर एनालिटिक है उसी पॉइंट पर रेसिड्यू भी निकाल रहे हैं, तो रेसिड्यू इसका कितना आएगा, 0 आएगा। अलोंग विथ, अगर f(x) क्या है, रिमूवेबल है, रिमूवेबल मतलब कि अगर उसको हम हटा दें तो फंक्शन पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा, लेकिन रिमूवेबल सिंगुलरिटी, देखो सिंगुलरिटी वाला चीज ना हम अभी बताए नहीं आपको, लेकिन हम बता देंगे। रिमूवेबल सिंगुलरिटी का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन अगर हम उसको क्या करें, रिमूव करना चाहें, तो भी वो सिंगुलरिटी को बरकरार रखता है। सिंगुलरिटी का मतलब एक वैल्यूज को बरकरार रखता है, और ये चीज अगर हमको z0 पर नजर आता है, तो हम कहेंगे कि रेसिड्यू जो है
वो क्या होगा, इस पर 0 होगा। ठीक है, यही तो प्रॉपर्टी है रेसिड्यू का। बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत? सर दूसरा वाला समझ नहीं आया। दूसरा वाला नहीं समझ में आया? जैसे देखो, सिंगुलरिटी जो होता है ना बाबू लोग, सिंगुलरिटी आप लोग को पढ़ना, हम कभी पढ़ा देंगे, ठीक है, एक दिन इसके लिए टाइम निकालते हैं और पढ़ाते हैं। सिंगुलरिटी जो होता है, हम लोग जो सिंगुलरिटी की बात करते हैं, इसमें क्या है कि सिंगुलर मतलब एक वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। सो अगर ये सिंगुलरिटी में अगर फंक्शन जो हमारे पास एफ एक्स है वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, मतलब कि अगर हम इसके सिंगुलरिटी को एक्सचेंज भी करें तो भी एक ही वैल्यू बरकरार रहता है। और ये किस पॉइंट पर है, तो z0 पॉइंट पर अगर है तो उस एफ एक्स का z0 पर रेसिड्यू जो होगा वो 0 होगा। यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। बोलोगे? एनी प्रॉब्लम? फिर से बोलोगे? सर इसका एग्जांपल दे सकते हैं? एग्जाम्पल नीचे ही लिखा हुआ है, देखो। जैसे साइन जेड बटे जेड जो होता है वो सिंगुलर फंक्शन है, आपको पता हो सिंगुलर फंक्शन है ना। साइन जेड बटे जेड जो है वो सिंगुलर फंक्शन है, ठीक है। एफ जेड इक्वल टू यहाँ पर जो है साइन जेड बटे जेड जो है वो सिंगुलर फंक्शन है। और अगर हम क्या चाहें कि इसका रेसिड्यू निकालना चाहें, कहाँ पर, जेड इक्वल टू z0 पर, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो रहा है कि ये जो रिमूवल सिंगुलरिटी होता है वो क्या होता है ना। यस सर। रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होता है, ठीक है। सो इसका हम कुछ एग्जांपल बता देते हैं। जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना, तब एक ऐसा पॉइंट जहां पर क्या हो, फंक्शन अनडिफाइंड हो, जहां पर फंक्शन क्या हो, अनडिफाइंड हो, ठीक है। लेकिन उसको फिर से डिफाइन कर पाना संभव है, पूरा इसका मतलब ही बता दे रहे, इसका डेफिनेशन लिख दे रहे नीचे, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, रिमूवेबल सिंगुलरिटी का, रिमूवेबल सिंगुलरिटी का, ठीक है। तो क्या होता है, इन अ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लिख देते हैं, इन अ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस a removable singularity a removable singularity of a function is defined as defined at a point, किसी एक पॉइंट पर ही डिफाइन करते हैं, at a point at which the function is undefined, the function is undefined, जो फंक्शन है वो एक्चुअल में अनडिफाइंड है, बट पॉसिबल मतलब संभव है, पॉसिबल टू रीडिफाइन, possible to redefine the function, define the function, possible to redefine the, बोलिए, possible to redefine the function at that point, at that point in such a way, in such a way that resulting function is regular, is regular in a neighborhood,
ऑफ दैट पॉइंट। समझोगे इसको तब समझ में आएगा, लंबा चौड़ा लिख दिए डेफिनेशन। कहना क्या है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इन ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, समझोगे यहाँ पर, इन ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इन अ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का रिमूवेबल सिंगुलरिटी जो होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं, किसी एक पॉइंट पर जहां पर फंक्शन क्या हो, अनडिफाइंड हो, जहां फंक्शन डिफाइंड नहीं हो, बट पॉसिबल है, बट पॉसिबल टू रीडिफाइन द फंक्शन, लेकिन ये पॉसिबल है कि इसको रीडिफाइन किया जा सके। कहां पर? तो एक वैसा पॉइंट पर जो उस पॉइंट के जस्ट नाइबर में हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग सिंगुलर फंक्शन कहते हैं, ठीक है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि अगर रिमूवेबल सिंगुलरिटी है कहां पर, Z0 पर है, तब जाकर के Z0 पर रेसिड्यू जो होगा वो 0 होगा, तब जाकर के Z0 पर रेसिड्यू जो होगा वो 0 होगा। बोलिए, यहां तक समझ लिए? यस सर। चलिए, तो ये रेसिड्यू का कहानी खत्म हो जाता है यहाँ पर। फिर अगला हमारे पास क्लास है, यहाँ पर देखिए ज्यादा क्लास बचा हुआ नहीं, इसका इतना ही है, ठीक है ना। अगला हमारे पास है कॉची रेसिड्यू थ्योरम। कॉची रेसिड्यू थ्योरम बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर हम रेसिड्यू के बारे में भी आपसे बात करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर रेसिड्यू आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके देन स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में कभी बात करेंगे कॉची रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है। यस सर। ओके, एक एक टॉपिक ही पर डे लेंगे हम लोग,